Hello and welcome to the third lecture on operating system. Today we are going to cover process concept and scheduler. So without wasting too much time, let's start our first topic, that is process concept. देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है. फॉर एग्जांपल बैच सिस्टम जॉब्स को एग्जीक्यूट करती है, टाइम शेयर सिस्टम यूजर प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करती है, इवन सिंगल सिस्टम मल्टीपल प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकती है, जहाँ पे हम हमारा वेब ब्राउज़र को भी ओपन कर सकते हैं, हम किसी म्यूज़िक को भी सुन सकते हैं. तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है. तो इसी प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूशन में लाएं तो उसे हम कहते हैं प्रोसेस. तो इट इज़ द सिंपल डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस, अ प्रोग्राम इन अ एग्जीक्यूशन. तो प्रोग्राम का जो प्रोग्रेस होता है वो प्रोग्रेस हमेशा सिक्वेंशियल मैनर में होता है. प्रोसेस के अंदर ये तीन मेजर टाइप ऑफ सेक्शन आते हैं, दैट इज प्रोग्राम काउंटर, स्टैक एंड डेटा सेक्शन. नाउ if you look at this particular diagram which represent how process is present in a memory. A process contains text, data, heap and a stack. Let's elaborate each and everything one by one. Next is text section, which hold a program code as well as current activity including program counter or a processor registers. So these are the information which contained in a text section. Stack containing a temporary data which contain function parameters, return addresses, local variables. इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. सपोज कीजिए आपके पास में एक मेन प्रोग्राम है और वो मेन प्रोग्राम किसी सब प्रोग्राम को कॉल करता है. तो आपका जो कंट्रोल है वो मेन प्रोग्राम से सब प्रोग्राम पे जंप करेगा, सब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और फिर आपका कंट्रोल वापस मेन प्रोग्राम पे आएगा. तो हमें पता होना चाहिए कि हमें रिटर्न कौन से एड्रेस पे जंप करना पड़े ताकि वहां से हम वापस हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकें. तो वो जो रिटर्न एड्रेस होता है सब प्रोग्राम से मेन प्रोग्राम पे जाने के लिए, वो रिटर्न एड्रेस यहाँ पे होता है. अगर किसी फंक्शन को कॉल करते हो तो कौन से पैरामीटर्स हमको उसको पास करने, वो भी इंफॉर्मेशन स्टैक के अंदर होती है. और अगर इनकेस अगर आप मेन में प्रोग्राम से सब प्रोग्राम में जंप कर रहे हो तो मेन प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल्स अगर आपने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है तो वो वेरिएबल्स की वैल्यू भी हमें, लोकल वेरिएबल्स की वैल्यू भी हमें स्टैक में जाके स्टोर करनी पड़ेगी. देन नेक्स्ट इज डेटा सेक्शन. डेटा सेक्शन कंटेनिंग ग्लोबल वेरिएबल्स जो ग्लोबली हम लोग डिफाइन करते हैं, विच कैन एक्सेस थ्रू आउट द प्रोग्राम. नेक्स्ट आता है हीप सेक्शन. हीप सेक्शन के अंदर हम डायनामिक मेमोरी अलोकेशन का यूज करते हैं, जहाँ पे रन टाइम अगर किसी प्रोग्राम को कोई मेमोरी की जरूरत हो तो हम लोग वो मेमोरी हीप रीजन से अवेलेबल करके देंगे. यहाँ से ये पर्टिकुलर हीप रीजन से, ये हीप रीजन आप इस पर्टिकुलर मेमोरी को एक्सटेंड कर सकते हो इन अ अपवर्ड डायरेक्शन. स्टैक मेमोरी भी आपकी एक्सटेंड हो सकती है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन. Then what is process? Process is an active entity while program is an passive entity. Why? Because program सिर्फ हम लोग लिख के रखते हैं तो वहाँ से कोई आउटपुट हमें आएगा नहीं, that's why it is passive. लेकिन जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो आपको आउटपुट देगा. So that's why process, और उसे हम कहते हैं प्रोसेस. That's why process is a active entity. Program become process when executable file loaded into a मेमोरी. डेफिनेटली जब तक हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल मेमोरी में लोड नहीं होगी तब तक हमारा प्रोग्राम प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा. देन जैसे ही आप प्रोग्राम को स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जांपल किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए डबल क्लिक करते हो या फिर कमांड लाइन पे कोई कमांड पास करते हो, वहीं पे आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है. एक प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो एक प्रोग्राम मल्टीपल प्रोसेस को होल्ड करके रख सकता है. कैसे? फॉर एग्जांपल अगर हम कोई वेबसाइट को कंसिडर करें तो वो एक वेबसाइट एट द सेम टाइम मल्टीपल यूजर एक्सेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप google.com एंटर कर रहे हो एक टर्मिनल पे,
तो दूसरा कोई और बंदा होगा जो भी google.com एंटर करेगा, तो एक ही प्रोग्राम दो लोग एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि मल्टीपल यूजर और मल्टीपल प्रोसेस कैन होल्ड बाय अ सिंगल प्रोग्राम। नाउ नेक्स्ट इज प्रोसेस स्टेट्स। प्रोसेस अपने लाइफ टाइम में इन डिफरेंट स्टेट्स में से गो थ्रू होती है। अगर कोई प्रोसेस न्यूली क्रिएटेड है तो वो जो स्टेट में रहेगी उसे कहेंगे न्यू स्टेट। अगर प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है तो उसे कहेंगे हम रनिंग स्टेट। अगर प्रोसेस वेट कर रहा है फॉर पर्टिकुलर इवेंट टू बी ऑकर्ड, देन उसे कहेंगे हम वेटिंग स्टेट। अगर प्रोसेस वेट कर रहा है टू असाइन प्रोसेसर मीन्स रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, देन दैट स्टेट इज कॉल्ड रेडी स्टेट। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ प्रोसेस फिनिश हो जाएगा तो उस स्टेट को हम कहेंगे टर्मिनेटेड स्टेट। दिस इज द डायग्राम ऑफ प्रोसेस स्टेट। दिस इज द न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट एंड terminated state, which we already discussed in this particular slide. So whenever the process is created, it put into this particular state called as new. Then that process is admitted to the ready queue or you can say ready state. यहाँ से फिर इस प्रोसेस को हम लोग शेड्यूल करेंगे और डिस्पैच करेंगे फॉर द एग्जीक्यूशन, तो वो चला जाएगा रनिंग स्टेट के अंदर। अगर कोई इंटरप्ट आता है तो ऐसे सिचुएशन में उस प्रोसेस को हम बाहर निकालेंगे और पुट अप करेंगे इनटू द रेडी क्यू, जहाँ पे वो वेट करेगा कि इंटरप्ट फिनिश हो जाए और उसे वापस एग्जीक्यूशन के लिए ले जाया जाए। अगर कोई आईओ रिलेटेड ऑपरेशन सीपीयू परफॉर्म कर रहा है या फिर प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है तो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन उस पर्टिकुलर टाइम के लिए स्टॉप हो जाएगा। तो वहाँ से हम उस प्रोसेस को निकाल के वेटिंग में डालेंगे। ये वेटिंग में कब तक रहेगा? जब तक आईओ रिलेटेड ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होती या फिर कोई इवेंट कंप्लीट नहीं होता है तब तक। वंस इवेंट इज ओवर फिर इसे वापस रेडी क्यू में भेजा जाता है ताकि रिमेनिंग जो टास्क उस पर्टिकुलर प्रोसेस का बाकी है वो रनिंग में जाके एग्जीक्यूट कर सके। एंड एट द लास्ट व्हेन द प्रोसेस इज फिनिश्ड तो उसे हम एग्जिट करके टर्मिनेटेड स्टेट में ले जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस स्टेट diagram. This is very important in terms of process. Next is process control block. Each process in operating system is represented by process control block. It is also called as task control block. It contains many pieces of information like process state, program counter, CPU register, CPU scheduling information, memory management information, accounting information, IO status information. It is diagrammatically represented like this. Process control block. These are the piece of information which include in the PCB. So what is process state? It represents the state in which process is present. For example, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ new, तो इसका मतलब है प्रोसेस न्यू स्टेट में प्रेजेंट है। अगर रनिंग होगा इसका मतलब प्रोसेस इज प्रेजेंट इन अ रनिंग स्टेट। टर्मिनेटेड है इसका मतलब प्रोसेस बीइंग एग्जीक्यूटेड ऑलरेडी और वो टर्मिनेट हो चुका है। प्रोग्राम काउंटर ये इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेगा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होने वाला है। नेक्स्ट आता है सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर कंटेन द इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद जनरल पर्पज रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, इंडेक्स, स्टैक पॉइंटर, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोसेस प्रायोरिटी के बारे में पता चलेगा, पॉइंटर टू शेड्यूलिंग क्यू के बारे में पता चलेगा, शेड्यूलिंग पैरामीटर्स के बारे में पता चलेगा। एंड दे ऑल दैट टॉपिक वी विल कवर इन फर्दर लेक्चर्स जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फिर आता है मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन विच कंटेन पेज टेबल क्या है, सेगमेंट टेबल क्या है, बेस और लिमिट वैल्यू क्या है। उसके बाद में मेमोरी रिलेटेड डिफरेंट ऑपरेशंस क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में मिल जाएगी। वो भी हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन।
यहाँ पे आपको मिलेगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लाइक कि सीपीयू कितने अमाउंट में यूज़ हुआ है, टाइम लिमिट क्या है, अकाउंट नंबर्स क्या है, जॉब और प्रोसेस नंबर्स क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। लास्ट में आता है आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन, जहाँ पे आपको आईओ डिवाइसेस की लिस्ट मिलेगी, कितने प्रोसेसेस को ये अलॉटेड है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। नेक्स्ट इज सीपीयू स्विच फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। अब यहाँ पे कंसिडर करते हैं हमारे पास में दो प्रोसेस है, वन इज P0 एंड अनदर इज P1, और हमें क्या करना है, हमें हमारे सीपीयू को स्विच करना है फ्रॉम प्रोसेस P0 टू प्रोसेस P1। अब देखिए सबसे पहले P0 एग्जीक्यूशन के लिए आएगा। P0 जब तक एग्जीक्यूट होगा तब तक P1 प्रोसेस ही आइडियल स्टेट में रहेगी। फिर हम इस प्रोसेस को स्टॉप करेंगे या फिर प्रोसेस का एग्जीक्यूशन पॉज करेंगे टू स्विच अवर सीपीयू P0 टू P1। तो जब हम स्विच करेंगे तो डेफिनेटली P0 से रिलेटेड जो भी कॉन्टेक्स्ट होगा या फिर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी हमें स्टोर करनी पड़ेगी ना पीसीबी। तो पीसीबी के अंदर जनरली प्रोसेस स्टेट को स्टोर करते हैं, प्रोग्राम काउंटर को स्टोर करते हैं, सीपीयू रजिस्टर को स्टोर करते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, आईओ इंफॉर्मेशन, अकाउंट इंफॉर्मेशन। तो प्रोसेस P0 से रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन हम PCB 0 में स्टोर करेंगे। फिर PCB 1 से हम सारी इंफॉर्मेशन वही सारी इंफॉर्मेशन रिट्राइव करेंगे फॉर प्रोसेस P1। जब वो सारी इंफॉर्मेशन हम रिट्राइव करेंगे फॉर प्रोसेस P1, देन एंड ओनली देन इस P1 को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर हम ये प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए देंगे, ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा फॉर अ वाइल, फिर हम सीपीयू को फिर से स्विच करेंगे P1 से P0 पे। फॉर दैट हम वापस P1 से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी स्टोर करेंगे इन अ PCB1, और PCB0 से P0 से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिट्राइव करेंगे, और जैसी वैल्यू रिट्राइव होगी वो P0 एग्जीक्यूशन के लिए चला जाएगा। तो देखिए जब तक P0 एग्जीक्यूट होगा P1 आइडियल स्टेट में रहेगा, P1 जब तक एग्जीक्यूट होगा P0 आइडियल स्टेट में रहेगा, लाइकवाइज। सो दिस इज ऑल अबाउट CPU स्विच फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। नेक्स्ट आता है कॉन्टेक्स्ट स्विच। कॉन्टेक्स्ट स्विच किसे कहेंगे? अगर आप CPU को स्विच कर रहे हैं फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, तो हम ओल्ड प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे इन पर्टिकुलर PCB, और न्यू प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन को लोड करेंगे फ्रॉम अ पर्टिकुलर PCB। तो ये प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच। सो व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट? कॉन्टेक्स्ट इज नथिंग बट द वैल्यूज और द इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द प्रोसेस विच इज प्रेजेंट इन अ PCB। तो ये पर्टिकुलर डायग्राम को अगर हम देखें तो यहाँ पे P0 से सारी इंफॉर्मेशन PCB 0 में जा रही है, PCB 1 की सारी इंफॉर्मेशन P1 की रिट्राइव हो रही है। तो ओल्ड वैल्यूज स्टोर करना और न्यू वैल्यू को लोड करना, इसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अब देखिए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में टाइम ओवरहेड होता है, क्योंकि वी रिक्वायर्ड फ्यू टाइम टू लोड अ वैल्यू इनटू द PCB एंड रिट्राइव अ वैल्यू फ्रॉम अ PCB। सो ये टाइम डिपेंडेंट होता है, तो इसका परफॉर्मेंस यहाँ पे कम होने के चांसेस होते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कोई ना कोई प्रोसेस हमेशा रनिंग स्टेट में होनी चाहिए ताकि CPU का यूटिलाइजेशन बना रहे। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम क्या करती है कि CPU को प्रोसेसेस के बीच में इस तरह से डिवाइड करती है कि हर प्रोसेस को हम एक बार इंटरैक्ट कर सके टाइम टू टाइम, और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारा प्रोसेस शेड्यूलर हमारे प्रोसेस को सिलेक्ट करता है फ्रॉम दी रेडी क्यू। यहाँ पे प्रोसेस शेड्यूलर कुछ और क्यूज को भी मेंटेन करता है, जैसे कि जॉब क्यू हो गया, जहाँ पे सेट ऑफ प्रोसेसेस होगी सिस्टम के अंदर की। रेडी क्यू हो गया, जहाँ पे सेट ऑफ ऑल प्रोसेसेस होगी जो मेन मेमोरी में है लेकिन वेट कर रहा है फॉर द एग्जीक्यूशन।
डिवाइस क्यू होगा जहाँ पे सारे प्रोसेसेस होगी जो वेटिंग स्टेट में होगी आईओ डिवाइसेस से रिलेटेड। तो इस तरह से प्रोसेस शेड्यूलिंग वर्क होता है। सो दिस इज द डायग्राम विच रिप्रेजेंट रेडी क्यू एंड वेरियस आईओ डिवाइस क्यू। अगर आप इसे प्रॉपरली देखोगे तो ये लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। ये है हमारा क्यू का हेडर जहाँ पे हमारे पास में दो पैरामीटर्स है, वन इज हेड एंड अनदर इज टेल। हेड पॉइंट टू द फर्स्ट प्रोसेस इन अ क्यू और टेल पॉइंट्स टू द लास्ट प्रोसेस इन अ क्यू। मीनवाइल यहाँ पे भी क्यू स्ट्रक्चर होगा विच कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन और हेड के अंदर एक पॉइंटर होगा जो नेक्स्ट प्रोसेस को पॉइंट आउट करेगा ताकि ये प्रोसेस के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा एग्जीक्यूशन के लिए जाना चाहिए वो हमें पता चल सके। So this is all about the queue present in a process scheduling. Then this is the representation of process scheduling. So here you will see a ready queue जहाँ से हम processes को schedule करेंगे for the execution। तो CPU उसको execute करेगा। Execution complete होने के बाद में ये terminate होके exit हो जाएगा। अगर CPU execution के टाइम पे IO request आती है तो वो हम उसे पिकअप करेंगे आईओ रिक्वेस्ट के लिए, फिर उसे आईओ क्यू में डाला जाएगा। जब तक आईओ रिक्वेस्ट सर्व होती है ये आईओ क्यू में रहेगा, फिर उसे यहाँ से निकाल के वापस हम लोग रेडी क्यू में डाल देंगे। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोसेस का टाइम क्वांटम खत्म होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि एक प्रोसेस को हमने 2 मिनट दिए एग्जीक्यूशन के लिए और वो टाइम क्वांटम खत्म हो गया और उसका प्रोसेस का एग्जीक्यूशन बाकी है, तो ऐसे सिचुएशन में भी हम प्रोसेस को यहाँ से पिकअप करते हैं और यहाँ पे पुटअप करते हैं और फिर वापस हम इसे रेडी क्यू में डालेंगे फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन। अगर कोई प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस को कॉल करती है या फिर मेन प्रोग्राम सब प्रोग्राम्स को कॉल करता है, ऐसे सिचुएशन में भी हम उस प्रोसेस को पिकअप करेंगे और ये क्यू के अंदर डालेंगे। उसका चाइल्ड प्रोसेस या सब प्रोग्राम पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर एग्जीक्यूशन के बाद में हम इस प्रोसेस को रेडी क्यू में एंटर करेंगे। अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन हो रहा है और इन केस कोई इंटरप्ट आता है तो ऐसी सिचुएशन में हम उसे उठाएंगे और वेटिंग में डालेंगे फॉर द इंटरप्ट, और जब ये इंटरप्ट फिनिश हो जाएगा तब हम वहाँ से वापस रेडी क्यू में भेज देंगे फॉर द फर्दर एग्जीक्यूशन। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग। नाउ नेक्स्ट इज शेड्यूलर। जैसे कि हमें पता है कि प्रोसेस डिफरेंट शेड्यूलिंग क्यू से गुजरती है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और ऑपरेटिंग सिस्टम इन प्रोसेसेस को सिलेक्ट करता है फ्रॉम द डिफरेंट क्यूज। तो सिलेक्शन ऑफ अ प्रोसेस इज अ वर्क ऑफ अ शेड्यूलर। सो यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप्स के शेड्यूलर्स हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हम किसे कहेंगे? तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ये ऐसा शेड्यूलर होता है जो मास्क मेमोरी से आपका डेटा फेच करता है या फिर प्रोसेस को फेच करता है और पुटअप करता है इनटू मेन मेमोरी। बेसिकली मास्क मेमोरी का मतलब होता है डिस्क, हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क से किसी भी प्रोसेस को या फिर प्रोग्राम को पिकअप करके मेन मेमोरी यानी कि रैम मेमोरी में लाने का काम कौन करता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है। वाइल शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ये रेडी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूशन में लेके जाने का काम करता है। तो रेडी स्टेट से अगर कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में जा रहा है तो जनरली वो काम करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर बेसिकली वर्क होता है फॉर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए। तो जितना डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को आप मेंटेन करना चाहते हैं उतना लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का टास्क बढ़ जाता है। तो जनरली शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा फास्ट इन नेचर होता है, मिली सेकेंड्स में ये वर्कआउट कर लेता है क्योंकि इसके पास में प्रोसेस रेडी होती है इनटू द रेडी क्यू और यू कैन से इन रैम मेमोरी, और वहाँ से उसे सिर्फ सीपीयू को पास ऑन करना होता है। तो ये फास्ट होता है एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को अगर हम इन्वोक करने की बात करें तो यहाँ पे कुछ मिनट्स या सेकेंड्स का टाइम लगेगा
और अगर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की बात करें तो यहाँ पे मिली सेकेंड्स का टाइम लगेगा, तो ये फास्टर इन नेचर है एज कम्पेयर टू द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो जैसे हमने ऑलरेडी बात किया था कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हमेशा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कंट्रोल कैसे होगा, तो ऐसा सपोज कीजिए कि एवरेज नंबर ऑफ प्रोग्राम्स और प्रोसेस एग्जीक्यूटेड is equal to the average number of process enter into the ready queue। तो ये कौन मेंटेन करेगा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करेगा। फॉर एग्जांपल 1 मिनट के अंदर 10 प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं सीपीयू से, तो 1 मिनट के अंदर 10 प्रोग्राम को लाने का काम कौन करना चाहिए, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने करना चाहिए। तो इसका यूज करके आप डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को मेंटेन कर सकते हो। नाउ प्रोसेस कैन further described by using these two things, one is IO bound process and another is CPU bound process। तो IO bound process किसे कहेंगे कि प्रोसेस अपना ज़्यादातर टाइम IO रिलेटेड ऑपरेशन के लिए स्पेंड करता है, तो वो प्रोसेस हो गई IO bound प्रोसेस। अगर कोई प्रोसेस CPU रिलेटेड ऑपरेशन के लिए अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहा है तो उसे हम कहेंगे CPU bound प्रोसेस। अगर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर सिर्फ CPU bound प्रोसेस को फेच करेगा तो आईओ रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगी, तो ये आइडियल में जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर सिर्फ आईओ रिलेटेड ऑपरेशन को फेच करेगा या फिर आईओ रिलेटेड प्रोसेस को फेच करेगा तो सीपीयू हमेशा आइडियल स्टेट में रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे प्रोसेसेस को चूज करना है जहाँ पे आईओ भी वर्कआउट में आ जाए और सीपीयू भी वर्किंग में आ जाए। तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए फिर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर मिक्स प्रोसेस को यूज करता। मिक्स प्रोसेसेस यानी आईओ रिलेटेड कुछ प्रोसेसेस को सिलेक्ट करेगा और कुछ सीपीयू रिलेटेड प्रोसेसेस को सिलेक्ट करेगा। इससे क्या होगा कि ज़्यादा सीपीयू भी आइडियल में नहीं जाएगा और आईओ रिलेटेड भी आईओ वेटिंग में नहीं जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द शेड्यूलर। नेक्स्ट इज मीडियम टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर करता क्या है, मीडियम टर्म शेड्यूलर कुछ प्रोसेसेस को स्वैप आउट करता है फ्रॉम द एग्जीक्यूशन ऑन अ टेम्पररी बेसिस और फिर उस प्रोसेसेस को वापस स्वैप इन कर देता है इनटू द रेडी क्यू। ऐसा क्यों किया जाता है, लेट्स कंसिडर करो कि आईओ रिलेटेड ऑपरेशन या फिर आईओ रिलेटेड प्रोसेसेस ज़्यादा रेडी क्यू में आके प्लेस हो चुके हैं, तो सीपीयू आइडियल में जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मीडियम टर्म शेड्यूलर का यूज करके उन आईओ प्रोसेसर्स को टेम्पररी बेसिस पे स्वैप आउट कर लेंगे ताकि सीपीयू रिलेटेड प्रोसेसेस को हम एग्जीक्यूट कर सके और इसका आइडियल टाइम रिड्यूस कर सके। इन केस अगर सीपीयू रिलेटेड ऑपरेशंस या फिर सीपीयू रिलेटेड प्रोसेसेस ज़्यादा आ चुकी हैं तो उस सिचुएशन में आईओ वेटिंग में चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उन सीपीयू रिलेटेड प्रोसेसेस को स्वैप आउट करेंगे फॉर टेम्पररी बेसिस और फिर आईओ रिलेटेड ऑपरेशंस वाले प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करेंगे ताकि इसका वेटिंग टाइम कम हो सके। सो इससे क्या होगा, इससे आपका जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है वो भी मेंटेन हो जाएगा और जो प्रोसेस मिक्स का कॉन्सेप्ट है ये भी आपका अचीव हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द medium term scheduler. Now I hope you understood process concept as well as different kinds of scheduler. Stay home, stay safe and thank you.